हेलो एंड एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हैं फिर से अड्डा 247 पर लाइव और हम चल रहे हैं आज अपनी जनन की स्टडी को करने। कल हमने स्टार्ट किया था जनन के बारे में और मैंने आपको बताया था हम क्लास 12th को लाइव रखेंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीवों में जनन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ऑफकोर्स आप सबको पता है, माई नेम इज गोविंद तोमर एंड आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। I have done my post graduation in microbiology and इसके अलावा I am also certified from various national and international universities. I have done certificate from IIT Kharagpur, that is I have completed my research from IIT Kharagpur and also I have completed my research from various other universities as well. मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं जिसमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटीज़ भी एक हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन के साथ अपने लैंगिक जनन को। कल हमने अलैंगिक जनन को समझा था, ठीक है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के क्या क्या प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन के अंदर केवल जो एक ऑर्गेनिज्म है, कहने का मतलब एकल पेरेंट, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि लैगिंग जनन के अंदर जो एक से ज़्यादा पेरेंट्स हैं, मतलब दो पेरेंट्स का जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है और किस तरीके से एक जीव का जो है यहाँ पर निर्माण होता है। तो आज हम बहुत बेसिक चीज़ों को छुएंगे, बहुत बेसिक चीज़ों को जो है वो टच करेंगे। देखिए लैंगिक जनन क्या है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो विपरीत लिंगों के जो युग्मक होते हैं उनका जो है फ्यूजन होता है और उसके पश्चात जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, युग्मकों के फ्यूजन के साथ। जो युग्मक हैं उनके संलयन के साथ जो है जाइगोट यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर जो नर हैं उसके लिए एक अलग युग्मक होगा और जो मादा हैं उसके अलग युग्मक होंगे और दोनों के जो युग्मक हैं वो उनके शरीर में ही बनेंगे, ठीक है। और इसी युग्मक के, इस युग्मनज के जो चेंजेस होने के कारण इसमें जो बहुत सारे बदलाव आएंगे, उसी के फलस्वरूप एक पूरे के पूरे जो नया जीव है उसका जो है ना निर्माण होता है। देखिए लैंगिक जनन क्रिया में नर तथा मादक युग्मकों का निर्माण, जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग जीवों में होता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जैसे कि ये फीमेल का जो है एग है, ठीक है, और ये जो है मेल का स्पर्म है। अब जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो उससे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जब इस जाइगोट के अंदर आगे डिवीजन होगा, बहुत सारा इसमें डिवीजन होगा, तो प्रसव क्रिया के दौरान क्या होगा, एक शिशु का जन्म होगा। आगे चलते हैं, समझते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल या फिर एक लिंगी तथा उभयलिंगी में क्या अंतर है। देखिए जब मैं बात कर रहा हूं एक लिंगी या फिर यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल जो शब्द है इसका मतलब है कि जो युग्मक होते हैं वो नर के शरीर में बनते हैं तथा मादा के जो युग्मक हैं वो मादा के शरीर में बनेंगे। जो नर युग्मक हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो नर के अंदर होता है तथा जो मादा युग्मक हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो मादा युग्मक के अंदर होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग यूनिसेक्सुअलिटी या फिर एक लिंगी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मादा का चित्र है जिसके अंदर मादा के जननांग हैं और ये एक नर का चित्र है जिसमें नर के जननांग हैं, अर्थात इनके अपने अपने अंदर जो है युग्मकों का बनना होता है। लैंगिक जनन को समझते हैं और इसके अंदर अब हम द्विलिंगी तथा उभयलिंगी के कंसेप्ट को भी समझते हैं। अभी मैंने आपको एक लिंगी में ये बताया कि जो जनक है, जो एक जनक है उसके अंदर अपने जो है युग्मक बनते हैं। जब हम बात करें बाइसेक्सुअलिटी, जिसे हर्मोफ्रोडाइट भी बोला जाता है, हिंदी में भी इसे हम हर्मोफ्रोडाइट लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ही जीव में जो दोनों युग्मक हैं उनका निर्माण होता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने एक पुष्प लगाया है यहाँ पर, इसके अंदर जो ये है ये एक नर का भाग है, अर्थात ये जो पार्ट है ये एक एंथर है और ये फिलामेंट है और इस पूरे को हम लोग स्टेमन बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो है वो मादा का पार्ट है, इसके अंदर जो है अंड का फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर जो है पॉलन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो नर के युग्मक हैं वो बनेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हमने एनिमल्स में लिया है। आप ये देख सकते हैं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका नाम क्या है इस जीव का। तो बिल्कुल इस जीव का नाम क्या है, यह हमारा जीव है अर्थवॉर्म, ठीक है, केंचुआ। अब लैंगिक जनन की क्रियाविधि को हम समझते हैं। तो देखिए लैंगिक जनन की क्रियाविधि में कुछ क्रियाएं हैं, जैसे पूरे लैंगिक जनन में 3 चरणों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। निषेचन से पहले होने वाली क्रियाएं अर्थात पूर्व निषेचन क्रियाएं, निषेचन के बाद होने वाली क्रियाएं अर्थात पश्च निषेचन क्रियाएं, तथा निषेचन
निषेचन दिखते हैं, निषेचन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन अर्थात पूर्व निषेचन, और निषेचन के बाद पश्च फर्टिलाइजेशन अर्थात पश्च निषेचन। ठीक है, तो हम इनको 3 स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। शुरुआत करते हैं निषेचन से होने वाली पूर्व जो क्रियाएं हैं, तो उसके अंदर 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है आपका जो है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब है जो युग्मक जनन अर्थात जो युग्मक का जो बनना है वह व्यक्ति के शरीर में होता है, और दूसरा इसमें आता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जो स्थानांतरण होगा युग्मकों का वो भी आपका निषेचन पूर्व क्रिया में आएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने नर का एक नर युग्मक को लगाया है, ये शुक्राणु है, इसे अंग्रेजी में स्पर्म बोलते हैं। इसका सबसे पहले फॉर्मेशन होगा जिसे गेमेटोजेनेसिस कहेंगे, और इसका फिर स्थानांतरण होगा जिसे हम ट्रांसफर कहेंगे। निषेचन पूर्व क्रिया के अंदर देखिए होता क्या है, जब मैंने अभी आपको बताया कि जो मेल गैमेट हैं वो मेल के शरीर में अर्थात नर के शरीर में, और मादा के गैमेट हैं वो मादा के शरीर में बनेंगे, और यह क्रिया जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पूरी होती है। अर्धसूत्री विभाजन से मेरा क्या मतलब है कि इन देखिए पहले कंडीशन ये है कि पहले जो है वो 46 नंबर ऑफ पहले जो है वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब हमें गैमेट्स के अंदर 23 करनी है, ताकि जब 23 और 23 दोबारा से फ्यूज करेंगे तो दोबारा से जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएं। लेकिन कुछ शैवाल ऐसे होते हैं तथा कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के बिना हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इनके जनक होते हैं उनके अंदर ही अर्धसूत्री क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो जीव द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित का मतलब है कि जिनके अंदर डबल सेट पाया जाता है क्रोमोसोम का, एन का मतलब है यहां पर है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो एन का मतलब यहां पे 23 से है, इसका मतलब 2 गुने में 23 बराबर हो जाता है 46। इसका मतलब ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इनके युग्मकों में हमें 23 करने हैं। ऐसा इसलिए है ताकि क्रोमोसोम्स की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर समान बनी रहे। देखिए आप यहां देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का किस तरीके से विभाजन हो रहा है, इस चित्र में ये दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि युग्मक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि युग्मक क्या होते हैं। युग्मक जनन कोशिकाएं हैं, जननांग कोशिकाएं हैं, ऐसी कोशिका जो जनन में पार्टिसिपेट करती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी 2 प्रकार के हो सकते हैं अपनी रचना और व्यवहार और प्रकृति के आधार पर। आइसोगैमस अर्थात जो एक जैसे दिखाई देते हैं, और एन आइसोगैमस अर्थात जो एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। अगर मैं आइसोगैमस की बात करूं या फिर सम युग्मकी की बात करूं तो आप यहां एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे क्लाइमेडोमोनास के अंदर ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर विभेद करना जो गैमेट्स हैं वो डिफिकल्ट है। ये आकृति के अंदर भी समान होते हैं, अपने आकार में भी समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से ये अलग होते हैं। बात तो आपको ध्यान रखनी है। क्रियात्मक से मेरा क्या मतलब है कि जो इनकी क्रियाएं हैं, जो इनका कार्य करना है वो इनका अलग है। तो ऐसे युग्मकों को हम आइसोगैमस या फिर सम युग्मकी कहते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं एन आइसोगैमस टाइप की या फिर हेट्रोगैमेटिक कंडीशन की, तो हेट्रोगैमेटिक जो कंडीशन है, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग जैसे दिखाई दें। जैसे कि आप मानवों के केस में भी ऐसा देखा जा सकता है, बड़े जीवों में भी, ज्यादातर जीवों में ऐसा देखा जाता है कि जो ओवम है, जो एग है, ये आपका निष्क्रिय है, मतलब एक बड़ा है और ये मूवेबल नहीं है, जबकि जो स्पर्म है ये साइज में छोटे हैं और ये मूवेबल हैं। बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की, तो आप यहां देख सकते हैं कि युग्मक स्थानांतरण जाइगोट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि जब युग्मक का स्थानांतरण होगा उसके पश्चात जो है निषेचन क्रिया होगी। युग्मक स्थानांतरण के दौरान क्या होता है कि जो नर के युग्मक होते हैं वो मादा के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होंगे वो डिपॉजिट होंगे फीमेल बॉडी में, अर्थात योनि में इन्हें डिपॉजिट किया जाएगा, और उसके बाद निषेचन क्रिया जो है वो होगी। और कब होगी? जब वो एक दूसरे के गैमेट जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो आप यहां डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो फीमेल का ओवम है किस तरीके से स्पर्म को देख रहा है। खैर, बात करते हैं अब निषेचन की। तो देखिए निषेचन के अगर हम बात करें तो निषेचन का मतलब क्या है? निषेचन का मतलब है कि जो युग्मक हैं उनका मिलना, उनका संलयन होना ही निषेचन कहलाता है। इसके अंदर नर तथा जो मादा के युग्मक होते हैं उनका फ्यूजन होता है। आई होप आपको यहां तक ये बात जो है वो समझ आ रही हो। ठीक है, तो जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, उन फ्यूजन के पश्चात क्या होता है? फ्यूजन के पश्चात जो डिप्लॉइड जाइगोट है उसका निर्माण होगा। जो डिप्लॉइड जाइगोट है उसका जो निर्माण होता है वो इस प्रकार ही होता है निषेचन के पश्चात। आप देख सकते हैं यहां पर कि एक ओवम है, एक ओवम है जिसको स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है। पेनिट्रेट का मतलब इसके अंदर जा रहा है ताकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया को और जो निषेचन की क्रिया है वह पूरी हो सके। और आपको ध्यान रखना है कि निषेचन क्रिया के बाद डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है।
बात करते हैं निषेचन के प्रकार। तो निषेचन दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो हो सकता है वह है बाह्य निषेचन, और जो दूसरा है वो है आंतरिक निषेचन। देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल में मछली को देख सकते हैं। अब बाह्य निषेचन में क्या होता है कि जो नर है वह अपने युग्मकों को सतह पर ला देता है, पानी की सतह पर ला देता है, जिससे क्या होता है कि जो नर के युग्मक हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली उस पानी की सतह पर या जिस भी सतह पर है एक बाह्य माध्यम में होते हैं, और वहां उसी सतह पर उसी माध्यम में जो मादा है वह भी अपने अंडों को डाल देती है, अंडों को जो है उत्सर्जित कर देती है, और उसके बाद जो है वहां फ्यूजन होता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। यहाँ जो फर्टिलाइजेशन की रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है, चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चांसेस कम क्यों है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। चांसेस कम क्यों है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्यों कुछ भी हो सकता है? क्योंकि वो जो युग्मक हैं वो पानी के बहाव के साथ जा सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो अंडों को खा जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो चांसेस इसलिए यहां पर जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब युग्मकों के समेकन के लिए जीव के शरीर से बाहर किसी बाह्य माध्यम में जो है निषेचन होता है, तो ऐसे निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे निषेचन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो शरीर के अंदर होता है। आप यहां देख सकते हैं कि ओवम है, इसको एक जो है स्पर्म वो पेनिट्रेट कर रहा है। अब इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, जो संतति है उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है सॉरी, क्योंकि अभी शरीर के अंदर हो रहा है तो इसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा हैं, इसके प्रोटेक्शन के चांस ज्यादा हैं। बाहर के माध्यम में इसकी प्रोटेक्शन कम है, इसका जो सुरक्षा की जो चांसेस हैं वो कम है, लेकिन मादा के शरीर के अंदर इसकी सुरक्षा के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे पश्च निषेचन क्रियाओं में। तो देखिए पश्च निषेचन क्रिया का मतलब निषेचन के बाद। अभी मैंने आपको बताया कि जब निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में आपको बता दूं कि केवल एक सेल की बनी होती है। ये जाइगोट जो है एक सेल की बनी होती है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 2n होंगे। 2n का मेरा मतलब क्या है? ये 46 क्रोमोसोम यहां पर होंगे, ठीक है। और 46 क्रोमोसोम्स जो है, अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। एंड जब ये जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट के अंदर बहुत सारा डिवीजन होगा। कहने का मतलब है इसी सेल के अंदर बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर विभाजन होगा, और इससे एक पूरे एम्ब्रियो का निर्माण होगा, ठीक है। और प्रसव क्रिया के दौरान एक शिशु का जो है वो जन्म होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं या फिर भ्रूणोद्वन बोलते हैं। हम इसे, क्या मतलब है इसका? जो जाइगोट है उसके अंदर विभाजन होना स्टार्ट होता है और जो पूरा एम्ब्रियो है वह बनता है। तो ये पश्च निषेचन क्रिया है। निषेचन के बाद जाइगोट और जो भ्रूण बनने वाली प्रक्रिया है वो यहां पर होती है। अब देखिए आप पश्च निषेचन क्रिया में इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि पहले इसके अंदर एक कोशिका थी। अब आप यहां देखिए एक कोशिका से 2 से 4 और इस प्रकार कोशिकाएं बढ़ती जा रही हैं, और फिर ये जो कोशिकाएं हैं ये एक लेयर के अंदर जो है वो अरेंज हो रही हैं, और अरेंजमेंट के बाद क्या है, एक पूरा जो विकास होगा वो शिशु का यहां से होगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर भ्रूण के विकास के आधार पर हम जंतुओं को 2 प्रकार में बांट देते हैं। सबसे पहले होते हैं जो अंडे देने वाले हैं, और जो दूसरे हैं वो हैं शिशु को जन्म देने वाले। अंडे देने वाले जीवों को हम लोग ओविपेरस, और जो शिशु को जन्म देने वाले जीव होते हैं उनको हम विविपेरस बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैंने भी आपको बताया कि अंडप्रजक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्राणी अंडे अपने किसी सुरक्षित स्थान पर देते हैं, और क्योंकि इन्हें अपने बाह्य वातावरण से भी सुरक्षा करनी होती है, इसके लिए क्या करते हैं कि जो अंडे पर एक कैल्शियम की परत चढ़ी होती है, ताकि जो बाह्य मीडियम है, जो बाहर का मीडियम है, उससे सुरक्षा दी जा सके, ठीक है। और एक निश्चित समय के बाद जो संतति है वो इन अंडों में से जन्म ले लेती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल क्या है? सरीसृप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तथा पक्षी वर्ग सरीसृप में जैसे कि सांप, आपके कछुए, आपके मगरमच्छ इत्यादि जो हैं ये आते हैं। बात करें अगर सजीव प्रजक अर्थात विविपेरस की, तो ये क्या करते हैं कि मादा के शरीर के भीतर जो है एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, पूरे भ्रूण का निर्माण होता है, एंड उसके बाद एक निश्चित समय के बाद प्रसव क्रिया के द्वारा एक शिशु जो है वो जन्म ले लेता है। तो इस प्रकार आज हमने किस बारे में बात करी? हमने इस बारे में बात करी कि जो अगर हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन के अंदर, तो लैंगिक जनन में हम पूरे लैंगिक जनन को 3 क्रियाओं में बांटते हैं। निषेचन से पूर्व अर्थात पूर्व निषेचन, दूसरा निषेचन, तीसरा पश्च निषेचन। पश्च निषेचन का मतलब क्या है कि निषेचन के बाद होने वाली क्रियाएं, ठीक है। तो ये बात आपको तीनों ध्यान रखनी है कि निषेचन से पूर्व जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, उसके अंदर
उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो गैमेट की ट्रांसफर है वो होती है और जो गैमेट की फॉर्मेशन है वो भी होती है, अर्थात युग्मक जनन अर्थात युग्मकों का बनना और जो युग्मक का स्थानांतरण है वो होना। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये समझा एंड इस तरीके से हम फर्स्ट चैप्टर को जो है कंक्लूड करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और मैं आशा करता हूं कि बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको बात समझ आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। लाइक आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखनी है तो आपको इतना लॉन्ग लिस्ट ढूंढना ना पड़े, आप अपने लाइक सेक्शन में जाएं और इसे आराम से ढूंढ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट जैसे कि पीपीटी आपको यहाँ पर मिलेंगी, जो भी चैप्टर की पीपीटीज हैं, इसके अलावा आपको जो अलग नोट्स हैं, प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड मैं फिर आप सबको एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ अड्डा 247 टीम के थ्रू एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। हम रेगुलर लाइव जाएंगे, ध्यान दीजिए, एंड हम कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है उसे लाइव ही खत्म करेंगे और अब मैं इसके बाद जो कुछ प्रश्न हैं इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं वो लेकर आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।